स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे जो आपकी परीक्षा होने वाली है जुलाई में यूपी टेट की, उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक वो है अधिगम और शिक्षा शास्त्र। इससे रिलेटेड हम 50 PYQs करेंगे। ये देखो, इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे आपके, उनसे संबंधित थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चंस पहले परीक्षाओं में आए हैं। ठीक है ना, तो आपको ये अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये आज की क्लास महा रिवीजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने बोला है? तो ये कथन तो आपको ऐसा का ऐसा ही याद करना पड़ेगा। ये गिलफोर्ड का है। किसका है? गिलफोर्ड का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? यानी वस्तु को समझ लेता है कि वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है, तब भी वस्तुएं हैं। ठीक है ना, यानी इस कौन सी अवस्था में ऐसी स्थिति आती है? तो वह संवेदी गामक अवस्था, इसको कहते हैं संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, वो चारों इसी तरह से है। संवेदी प्रेरक चरण है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखो, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इसका एक और दूसरा नाम है, उसका नाम वो है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत या फिर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हो। ठीक है ना, तो थॉर्नडाइक ने इस नियम में 3 तो मुख्य नियम दिए। ठीक है ना, 3 मुख्य नियम दिए और 5 हैं गौड़ नियम दिए। ठीक है ना, कौन कौन से दिए वो हम अभी रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया? तो मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, तो हमें बताना है कि नहीं वाला कौन सा नहीं दिया। देखते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अगला है बहु अनुक्रिया का नियम। तो जो ऊपर जो तीनों लिखे हैं ये मुख्य नियम है थॉर्नडाइक ने के। ठीक है, उन्होंने जो 5 गौड़ नियम दिए थे उनमें से एक है बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम में पुनर्बलन के सिद्धांत पर सबसे अधिक बल किसने दिया था? ये पुनर्बलन की बात चल रही है, इस पर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया तो पूछा जा रहा है, तो होगा आंसर BF स्किनर। ठीक है ना, BF स्किनर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है वो लेव वाइगोस्की का है। ठीक है, चलिए देखो, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि रूसी मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोस्की, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास, समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? देखो, समीपस्थ विकास का क्षेत्र मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि बच्चा बिना किसी मदद के इतना सीख सकता है। उसको किसी की मदद मिल जाए, गुरुजनों की, टीचर की मदद मिल जाए, अभिभावकों की, ठीक है, तो वो इतना सीख सकता है। तो इसके बीच का जो गैप है यही होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र में, ZPD। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखते हैं। देखो देखो, सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य और स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर ही क्या होता है? ZPD कहलाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, पायलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में घंटी की आवाज़ क्या है? देखो, घंटी की आवाज़ क्या है? एक स्वाभाविक, एक अस्वाभाविक, एक अस्वाभाविक उद्दीपक है ना, अस्वाभाविक है, प्राकृतिक नहीं है। घंटी तो अप्राकृतिक है। ठीक है, इसको कहेंगे अनुबंधित उद्दीपक, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर बात आती भोजन की, भोजन क्या है? तो भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी प्राकृतिक उद्दीपक, उसको कहते हैं हम UCS, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट,
अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय की देन है? तो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर और उसके साथियों ने दिया था। ये ये कोहलर क्या है? एक गेस्टाल्टवादी थे। कौन थे ये? गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्ट का मैंने अर्थ भी आपको समझाया है। इसका अर्थ होता है समग्रता। इसका क्या होता है? समग्रता अर्थ होता है, या फिर पूर्ण होता है, पूर्णता होता है। ठीक है ना? तो ये बातें आप याद रखेंगे मेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पठन वैकल्प पढ़ने में कठिनाई निम्न में से किससे संबंधित है? जो पढ़ने में कठिनाई डिस्लेक्सिया है वो पठन विकार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठन विकार कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेखन संबंधी अक्षमता को क्या कहते हैं? जो लेखन संबंधी अक्षमता है उसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया तो पठन संबंधी विकार हो गए, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार हो गए, और डिस्कैलकुलिया वो गणितीय संबंधी विकार हो गए। डिप्थीरिया वो तनाव होता है, इससे है ना, इससे तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन तो इसके लिए कौन सा होगा? डिस्ग्राफिया ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गणितीय गणनाओं से संबंधित अधिगम अक्षमता क्या कहा जाता है? तो गणितीय संबंधी जो अक्षमता है उसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया। क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कब होता है? देखो, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में बाधा डालता है तो नकारात्मक स्थानांतरण होता है। जब पूर्व ज्ञान नए अधिगम में कोई प्रभाव नहीं डालता तो शून्य स्थानांतरण कहलाता है। जब पूर्व सीखा गया कार्य नए कार्य को सीखने में सहायता करता है तो उसे कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, देखो आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो क्या होगा? शून्य स्थानांतरण होगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? देखो नहीं वाला पूछा है, नहीं वाला पूछा है। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है, तो पठार खत्म ही हो जाएगा। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी बात, सही बात है ये भी। उसे दंडित करना चाहिए, देखो दंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो और उसका सीखने का और कम हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं का नहीं उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिगम वक्र में नतोदर वक्र क्या प्रदर्शित करता है? ये जो नतोदर वक्र है, देखो ऑप्शन दिए हैं, प्रारंभ में सीखने गति धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है। ये सही है। देखो नतोदर वक्र ऐसे होता है, पहले बच्चा प्रयास करता है, धीमे धीमे सीखता है, लेकिन उसको नया ज्ञान मिल जाता है, सहायता मिल जाती है टीचरों की, तो वो एक साथ ज़्यादा सीखने लगता है। ठीक है, तो यही क्या होता है? नतोदर वक्र होता है। ऑप्शन नंबर इसके लिए ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, उसे निम्नलिखित में से क्या लागू नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले उसको पता होना चाहिए थॉर्नडाइक ने कौन कौन से कितने नियम दिए। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, उनमें शामिल है, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, और तीसरा है अभ्यास का नियम। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए, सही है ये तो। बच्चों को नई चीज़ों को सीखने हेतु खोजपूर्ण तरीके से प्रेरित करना चाहिए, चलो देखते हैं। उचित अभ्यास कराना चाहिए, ये भी सही है, देखो ये भी सही है, ये भी सही है। पुरस्कार और दंड का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, मतलब प्रभाव का नियम है ये, है ना, ये प्रभाव है, तो ये भी सही है। यानी नहीं पूछा है तो देखो ये ऑप्शन इसके संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके लिए। कौन सा होगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, देखो देखा आपको समझाता हूँ। खोजपूर्ण शिक्षण का संबंध जेरोम ब्रूनर और प्याजे के संज्ञानात्मक रचनात्मक दृष्टिकोण से है, न कि थॉर्नडाइक से। ठीक है ना, थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। ठीक है ना, आगे इस बात समझ। चलिए नेक्स्ट। अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो पदानुक्रमिक आवश्यकता सिद्धांत वो मैस्लो द्वारा दिया गया था, अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वहाँ अभिप्रेरणा का एक उदाहरण नहीं है? देखो, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए पेंट करना, ये तो भाई आंतरिक अभिप्रेरणा है। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए गृह कार्य करना, ये देखो वहाँ प्रेरणा है ना, माता पिता प्रशंसा करेंगे इसलिए हम गृह कार्य कर रहे हैं, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। देखते हैं और आगे। किसी विषय में गहरी रुचि रखना, ये भी आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए नई किताब पढ़ना, ये भी अपनी आंतरिक अभिप्रेरणा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अधिगम के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो अल्बर्ट बांडूरा ने दिया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, रचनात्मकतावाद के अनुसार शिक्षार्थी की भूमिका कैसी होती है? तो ऑप्शन है निष्क्रिय ज्ञान प्राप्तकर्ता होता है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, केवल देखो केवल लिखा है गलत है ये तो ऑप्शन, कोरी पट्टी होता है ये भी गलत है। इनमें से देखो रचनात्मकता दिया है तो ज्ञान का सक्रिय निर्माता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, बाल केंद्र शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना। यही ऑप्शन सही है। ठीक है, बाल केंद्र शिक्षा शास्त्र बच्चों के अनुभव को, आवाज़ों को, सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, एक सामाजिक प्रक्रिया होना चाहिए, केवल पुरस्कार, देखो ये गलत है, केवल पुरस्कार नहीं होना चाहिए, शिक्षक के व्याख्यान तक नहीं सीमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सामाजिक प्रक्रिया होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देखो मैं आपको समझा दूं कि जॉन डीवी के प्रगतिशील शिक्षा विचारों के अनुसार अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, कक्षा में सामूहिक कार्य, समस्या समाधान और आपसी अंतःक्रिया के माध्यम से वास्तविक अधिगम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करना, ये तो गलत है। बच्चे के विकास के सभी पक्षों, देखो सभी पक्ष दिया है, चाहे वो शैक्षणिक हो या फिर सह शैक्षणिक हो, इसका मूल्यांकन करना, यही सतत और व्यापक मूल्यांकन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अधिगम के लिए आकलन किस पर ध्यान केंद्रित करता है? देखो अधिगम के लिए आकलन मतलब अधिगम चलते चलते ही आपको देखना है कि क्या बच्चा सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, उसको उचित शिक्षण विधियां देनी है। यानी रचनात्मक मूल्यांकन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना ही अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? देखो समावेशी शिक्षा पूछा है, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए, तो केवल दिव्यांग बच्चों के लिए ये गलत होगा। सभी बच्चों को, चाहे वो पृष्ठभूमि क्षमता कुछ भी हो उनकी, नियमित स्कूल में शिक्षित करना है, ये समावेशी शिक्षा का गुण है, विशेषता है। केवल आर्थिक रूप से कमजोर, देखो ये भी गलत हो जाएगा। मेधावी छात्रों के लिए अलग कक्षा की व्यवस्था, ये भी हो जाएगा गलत। ठीक है, समावेशी शिक्षा के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का संशोधित रूप किस पर बल देता है? पुरस्कार और दंड दोनों समान रूप प्रभावी है। चलो देखते हैं, पुरस्कार व्यवहार को दृढ़ बनाता है, अच्छी बात है, परंतु दंड व्यवहार को कमजोर करने में उतना प्रभावी नहीं है। ये ऑप्शन सही है। देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो क्या था कि थॉर्नडाइक ने जब संशोधन किया तो उन्होंने पाया कि संतोषजनक जो परिणाम है पुरस्कार से उद्दीपक अनुक्रिया संबंध मजबूत होते हैं, परंतु असंतोषजनक जो परिणाम मिलते हैं, जैसे दंड है, यह संबंध हमेशा कमजोर नहीं करता। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि दंड पाकर भी उनका अधिगम बढ़ जाता है। ठीक है, तो दंड उतना प्रभावी नहीं होता, यही उन्होंने संशोधन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत आहा अनुभव से जुड़ा है। यह अनुभव क्या दर्शाता है? कि धीरे धीरे समस्या का समाधान होता है, अचानक समस्या का समाधान मिल जाता है। जो कोलर के नियम में, कोलर का जो सिद्धांत था उसमें यही पढ़ा था कि जैसे ही परिस्थिति मिलती है उसको हम सोच विचार करते हैं तो अचानक से सूझ आ जाती है, हमारे दिमाग में विचार आ जाता है और समस्या का हल मिल जाता है। वही तो सिद्धांत था अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। ठीक है ना, तो यही था। चलिए नेक्स्ट, चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है ना? अभिप्रेरणा बताना है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति पैनी करनी, तो ये तो गलत है। पुराने अधिगम को नए अधिगम से अलग करना, ये भी गलत है। नए सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि विकसित करना, ये अभिप्रेरणा है। जो बच्चे नए हैं उनमें
शिक्षण के प्रति, सीखने के प्रति अभिरुचि विकसित करना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की प्रगति की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। देखो, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है उपाख्यानात्मक अभिलेख होना चाहिए, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण होना चाहिए, या व्यवहार रेटिंग स्केल होना चाहिए, या फिर संरचित व्यवहारात्मक अवलोकन होना चाहिए। ये अवलोकन सही है, सही है ना। अधिगम क्षमता के लिए अवलोकन विधि सबसे अच्छी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक संक्रिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो पियाजे की है वो 7 से 11 वर्ष है, 7 से 11 वर्ष है। इसमें बच्चा संरक्षण और वर्गीकरण करना बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाता है, द्रव्यमान, आयतन, है ना, ये सभी सीख जाता है, और वर्गीकरण करना सीख जाता है रंग रूप आकार के हिसाब से। देखो, मैं आपको बताऊं कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था है ना, इसके भीतर संरक्षण, द्रव्यमान, आयतन, नियम आ जाते हैं, और पलटावी का गुण भी आ जाता है इस अवस्था में, है ना। वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना बालक अच्छे से सीख जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान को व्यक्त करने की 3 अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। तो ज्ञान को व्यक्त करने के लिए जो पहली अवस्था है वो गत्यात्मक अवस्था है, मतलब क्रिया द्वारा सीखते हैं। उसके बाद में दृश्यात्मक, मतलब दृश्य या चित्र देखकर सीखते हैं। उसके बाद है प्रतीकात्मक, मतलब चित्रों के सिंबल के द्वारा देख सीखते हैं, यानी प्रतीक चिन्हों के द्वारा सीखते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक छात्र परीक्षा में असफल होने का दोष अपनी खराब किस्मत या फिर कठिन प्रश्न पत्र को देता है। इस रक्षात्मक तंत्र का उपयोग कर रहा है, वो किस रक्षात्मक तंत्र का कर रहा है, बहाने लगा रहा है, युक्ति ढूंढ ली उसने। ठीक है ना, कि अंगूर खट्टे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अधिगम के अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन है। देखो, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत है, अनुभवजन्य जो अधिगम सिद्धांत है इनके मुख्य पूछा है तो डेविड कॉल्ब होंगे। ठीक है, मुख्य रूप से तो यही प्रवर्तक है। इसमें देखो ये भी शामिल है, कार्ल रोजर्स भी शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से यही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है। ऑप्शन है परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य, और विद्यालय का वातावरण। तो ऑप्शन यही सही होगा, विद्यालय का वातावरण ही पर्यावरणीय कारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बच्चों की त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, सही वाला बताना है। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए अर्थहीन है, ये तो गलत है। त्रुटियां बच्चे की सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, सही है, और अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ना। चलिए नेक्स्ट, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो क्षेत्रीय सिद्धांत है ये कर्ट लेविन ने प्रतिपादित किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में अनुक्रिया का होना किस पर निर्भर करता है। अनुक्रिया तभी होगी जब उद्दीपक मिलेगा। देखो, केवल पुरस्कार पर, तो ये तो गलत है। उपयुक्त तो उद्दीपक की उपस्थिति पर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना, शिक्षार्थी की बुद्धि पर, ये भी गलत है। केवल अभ्यास पर, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अधिगम के चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखो, चिन्ह अधिगम सिद्धांत है ये टोलमैन का सिद्धांत है। किसका है, टोलमैन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अधिगम का समीपस्थ सिद्धांत किसने दिया, है ना, किसने दिया जिसमें पुनर्बलन को आवश्यक नहीं माना है। जो समीपस्थ सिद्धांत है वो एडमंड गुथरी ने दिया था, उसमें पुनर्बलन को आवश्यक नहीं माना था। देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि एडमंड गुथरी ने एक प्रयास अधिगम का समीपस्थ सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध केवल उनके साथ घटित होने से बन जाता है। इसके लिए पुनर्बलन, मतलब पुरस्कार और पुनर्बलन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये किसने बताया, एडमंड गुथरी ने बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
क्लार्क हल का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो क्लार्क हल का जो अधिगम सिद्धांत है वो प्रबलन का सिद्धांत या फिर चालक न्यूनता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्रों के व्यवहार का अध्ययन करना, छात्र शिक्षकों में प्रविष्टि शिक्षण कौशल का विकास करना, कम समय में अधिक पाठ्यक्रम पूरा करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो इसके लिए सही आंसर होगा बी, यानी छात्र शिक्षकों में प्रविष्टि शिक्षण कौशल का विकास करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो मैं आपको समझाऊं, सूक्ष्म शिक्षण है वो किसने प्रतिपादित किया था? डाइट एलन ने बताया था। ठीक है, इसका उद्देश्य छात्र अध्यापकों में पाठ प्रस्तावना, प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट कौशल आदि जैसी विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो रॉबर्ट गैनी के अनुसार जो सर्वोच्च स्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम है। ठीक है, उन्होंने 8 स्तर, अधिगम के 8 स्तर बताए थे जिसको सोपानकी क्रम बोला था। ठीक है, इसमें सबसे जो नीचे वाला स्तर था वो संकेत अधिगम था और सबसे ऊपर वाला जो स्तर था वो समस्या समाधान अधिगम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक समावेशी कक्षा में किसी विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले छात्र के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाला है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाला छात्र, उसके लिए छात्र की कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कठोर रवैया गलत है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण रणनीतियों और दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करना, देखो बिल्कुल सही है। अनेक प्रकार की उसके अकॉर्डिंग रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, शिक्षण रणनीतियाँ, और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शिक्षार्थियों में स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो उन्हें अपनी सीखने की गति और विधियों का चयन करने की स्वतंत्रता देना। चलो देखते हैं। उनके लिए समय सारणी को अत्यंत कठोर बनाना गलत है। हर छोटी बात पर शिक्षक से अनुमति लेना ये भी गलत है। केवल व्याख्यान देना ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ये सही, उन्हें स्वतंत्र रखना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा अपने पुराने स्कीमा में नए अनुभवों को बिना किसी बदलाव के, तो बिना किसी बदलाव के सीधे शामिल कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बिना किसी बदलाव के सीधे शामिल करता है उसको कहते हैं आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। ठीक है, अगर बदलाव करता है तो उसे समायोजन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः अवलोकन व्यवहार पर आधारित है? देखो अवलोकन व्यवहार है तो व्यवहारवादी सिद्धांत होगा। समझ में आएगा नहीं? अब व्यवहारवादी सिद्धांत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक लक्षण नहीं है? देखो नहीं पूछा है। अधिगम व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये तो सही है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया, ये भी सही है। अधिगम केवल, देखो केवल औपचारिक संस्थानों में दिया जाता है, ये गलत है। यानी ऑप्शन नहीं का पूछा है, नहीं पूछा है तो नहीं वाला ही होगा, यानी यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो मानवतावादी जो सिद्धांत है वो कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने दिया था। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQ थे वो कंप्लीट कर लिए। यहाँ से देखो अधिगम और शिक्षा शास्त्र बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, 1-2 लाइक किया करो भाई। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।